अब फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब इस टॉपिक में अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स तो मैं आपको ये कहूंगा आज का क्लास बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपको हैवी जाने वाला है। देखिए जैसे आज के क्लास में हम काफी सारा डेटा जो है वो कवर करने वाले हैं। अब आप देखोगे सर इतना सारा डेटा आज कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हो जाएगा, बस आपको ध्यान से क्लास में बने रहना है। अब फ्रेंड्स आप में से जो लोग मेरी क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें फोटोज क्यों नहीं है। आप यूजुअली हर पेज पर फोटो डालते हैं। सो फ्रेंड्स इसमें फोटोज इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये टॉपिक मैं आपको डिटेल में क्लियर कर दूं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है तो उसकी जो पावर्स हैं वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। और प्रेसिडेंट के पास सभी तरह की पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और डिस्क्रिशनरी, मतलब अपने खुद से डिसीजन लेने की हर तरह की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के आप देख सकते हैं अलग अलग बहुत सारे आर्टिकल्स से क्या हो रही है, कनेक्टेड है। तो इसलिए आज के इस लेक्चर में हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको शॉर्ट में ही समझेंगे ताकि आपको बस जब मैं वो आर्टिकल्स पढ़ाऊं जिनसे प्रेसिडेंट की पावर कनेक्टेड है तब वो आपको आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो जाएं और प्रेसिडेंट की पावर भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आप कहेंगे सर जब डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, सारे आर्टिकल से कनेक्टेड है, तो हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम इसको स्किप कर देते हैं। जब आप पढ़ाओगे वो आर्टिकल्स तब आप बता देना। पर होता क्या है फ्रेंड्स, बड़ा कंफ्यूजन होता है तब लोग ये समझ नहीं पाते कि प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ जाता है। तो तब हमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम एक शॉर्ट ओवरव्यू उसका देख लें। फिर जब वो आर्टिकल्स डिस्कस होंगे तो आप ये पुराना वाला नोट्स देखकर कंपेयर करके अच्छे समझ सकते हो कि भाई प्रेसिडेंट की कौन सी पावर किससे कनेक्टेड है। अब देखिए फ्रेंड्स इनमें अगर मैं बात करूं तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, ये तो क्या होता है आप समझते ही हैं। और मिलिट्री जो है ये तो नाम से ही क्लियर है। कंफ्यूजन होता है आपको किस पे, एक फाइनेंशियल पे, एक डिप्लोमेटिक पे और एक डिस्क्रिशनरी पे। तो जब हम इनको पढ़ेंगे तो आज ही क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले आते हैं एग्जीक्यूटिव पे। अब फ्रेंड्स मुझे बताइए एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है। भाई आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें जो लॉ रहता है उसको लागू करने की जो पावर होती है वो क्या होती है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है कहलाती है। सो हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास है, डेफिनेटली प्रेसिडेंट के पास है। जिनको वो किसके माध्यम से प्रयोग करता है, जिनको यूज जो है वो प्राइम मिनिस्टर के या उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जरिए करता है। तो यही बात यहाँ पे सबसे पहले लिखी हुई है। पर सारे के सारे कामों में नाम किसका इस्तेमाल होता है, प्रेसिडेंट का इस्तेमाल होता है। ये पॉइंट तो आपको अच्छे से क्लियर ही है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट, ही कैन मेक रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स ये एक बहुत डीप क्या कहते हैं आर्टिकल है, बट मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देता हूं। भाई पार्लियामेंट भी एक तरह का क्या है, बिजनेस है। भाई वो भी क्या कर रही है, शिक्षा या फिर व्यापार या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये सब चला रही है। तो पार्लियामेंट हो या गवर्नमेंट ये भी एक तरह का क्या है, बिजनेस है। और किसी भी बिजनेस में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। क्योंकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट ये सब मिलकर ही क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। इसके अलावा समझिए फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे मैंने मैक्सिमम नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, एमपीपीएससी, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, इन सब का अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है वो असल में किसके द्वारा साइन होता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा साइन होता है। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऐसे जितने भी अधिकतर बड़े पोस्ट है इनकी शपथ यानी ओथ तक कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट ही दिलाता है। अब डेफिनेटली फ्रेंड्स समझिए आखिर वो राजा है, राजा ही तो क्या करेगा, सबको शपथ दिलाने का, ओथ दिलाने का काम करेगा। और राजा ही क्या करेगा, सबके अपॉइंटमेंट लेटर्स पे साइन करेगा, क्योंकि राजा का ही तो ये काम है। और अगर कोई गड़बड़ होती है,
अगर ये अपना पोस्ट अच्छे से नहीं निभाते हैं तो इनके रेजिग्नेशन लेटर पर भी सिग्नेचर किसके होंगे? प्रेसिडेंट के ही होंगे। तो प्रेसिडेंट जो है उसका पोस्ट जो है इस तरह से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई गेस ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि राजा ही रखता है और राजा ही क्या करता है, व्यक्ति को उसके पोस्ट से निकालने का भी काम करता है। तो यही क्या होती है, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर होती है। पर प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव मतलब, भाई सीधी बात है फ्रेंड्स, लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून बनाना। हम सब जानते हैं कानून कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं। तो डेफिनेट बेसिस पे लेजिस्लेटिव पावर्स किससे जुड़ेंगी, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से ही जुड़ेंगी। तो ये भी किससे जुड़ी हुई है, पार्लियामेंट से ही जुड़ी हुई है। तो लेजिस्लेटिव पावर में जो सबसे पहली लेजिस्लेटिव पावर है वो क्या है, पार्लियामेंट की मीटिंग्स बुलाना और उनको स्थगित करना यानी उनको खत्म करना। दोनों पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 85 में मतलब जब आप क्या कहते हैं लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे 79 से 122, तब उस समय आपको ये और अच्छे से डिटेल में क्लियर होगा। तो लोकसभा राज्यसभा के सेशंस को बुलाना और भंग करना या खत्म करना ये भी किसकी पावर है, प्रेसिडेंट की पावर है। पर ऑफ कोर्स ये डिसीजन वो खुद से नहीं लेता है, ये डिसीजन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जरिए वो लेता है। इसके अलावा आपने अगर ध्यान दिया हो तो जब भी पार्लियामेंट का सेशन आता है तो उसकी जो सबसे पहली मीटिंग होती है साल की, या फिर 5 साल बाद जब लोकसभा आती है तो उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है, उस मीटिंग में सबसे पहले भाषण कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है। तो ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। उस समय प्रेसिडेंट क्या करता है, सारी उपलब्धियां गिनाता है पिछली सरकार की और उनकी तरफ से वो स्पीच दे रहा है। अब इसको प्रैक्टिकली समझिए कि सेशन या काम के स्टार्ट होने के पहले एक राजा जो है वो अपनी सभा को क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है और वो बता रहा है कि पिछले 5 सालों में हमने क्या क्या काम किया है, ताकि आगे हमें जो काम करना है उसकी दिशा उसका डायरेक्शन आपको पता पड़ सके। इसके अलावा भाई प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कोई भी अगर बिल चल रहा है जो कि पेंडिंग है, पेंडिंग मतलब फ्रेंड्स पार्लियामेंट ने उसको पास नहीं करा है, तो उस बिल के ऊपर सलाह भेज सकता है, मैसेज भेज सकता है। मतलब राजा जो है अपनी सभा को मैसेज दे सकता है कि आप उस बिल में ये फलाना फलाना चीज और जोड़ देना। अब ये बिल क्या होता है फ्रेंड्स, ये जब हम आर्टिकल 107 से 111 पढ़ेंगे तो उस समय हम सारे के सारे बिल्स को डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि ट्रिपल तलाक ये एक तरह का क्या है, बिल है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी हाल ही में आई है उस पर भी क्या बनाया जाएगा, एक कानून बनाया जाएगा। तो जब तक वो कानून पार्लियामेंट में पेंडिंग रहेगा तब तक उसको क्या कहेंगे, तब तक हम उसको बिल कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स इतना क्लियर होगा। अब अगला देखिए, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। तो समझिएगा फ्रेंड्स, जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। सो ऐसी कंडीशन में क्या करा जाता है, दोनों की जॉइंट सिटिंग, दोनों को साथ में बिठा दिया जाता है। और जब ऐसी जॉइंट सिटिंग कराई जाती है तो उस मीटिंग को कौन लीड करता है, उसको क्या कहते हैं, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो लीड करता है। पर सवाल यह है कि उस मीटिंग को बुलाता कौन है, तो उसे बुलाने का काम भी किसका है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट का है। इनके रिलेटेड आर्टिकल्स में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आप वैसे ही आज के लेक्चर में थोड़े से मुझे लगता है परेशान लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल आर्टिकल्स और मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ जो है सामने आ गए हैं। बट फिर भी आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे जब आप इसको अलग अलग जगह पढ़ेंगे तब आपको ये तभी याद आएगा जब आपने आज का लेक्चर अच्छे से सुना होगा। अब फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रंजन गोगोई जी और एमसी मैरी कॉम, मुझे बताइए क्या ये लोग राज्यसभा मेंबर हैं? डेफिनेटली हैं। सो आर्टिकल 80 में दिया है कि जो राज्यसभा मेंबर्स हैं उसमें से 12 मेंबर जो हैं कौन नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करेगा। और ये किस फील्ड के होंगे, ये लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस जैसे फील्ड्स के होंगे। अब ये इसलिए करा जाता है फ्रेंड्स ताकि अलग अलग फील्ड्स का एक्सपर्टीज जो है वो हमारी
जो है हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर आ जाए और कानून जो है वो बहुत बेहतर तरीके से बन सके। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में जो भी फैसिलिटीज में कमी आ रही है, आई गेस उनको मैरी कॉम से बेहतर कौन समझ सकता है कि एक वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज जरूरी हैं जो हमारी पार्लियामेंट अभी नहीं मुहैया करवा पा रही है या हमारे स्पोर्ट्स पर्संस को नहीं दिलवा पा रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ट्रिपल तलाक, ये तो सब लोगों ने बहुत सुना होगा और सबने इसके ऊपर सुना होगा कि ट्रिपल तलाक के ऊपर ऑर्डिनेंस जो है वो मोदी सरकार ने पास कर दिया है। यानी अभी ये पार्लियामेंट में पास भी नहीं हुआ है पर उसके बावजूद ट्रिपल तलाक जो है वो लागू हो गया है। तो ऐसा फ्रेंड्स पार्लियामेंट इसलिए कर पा रही है, ऐसा फ्रेंड्स पार्लियामेंट नहीं सॉरी ऐसा फ्रेंड्स गवर्नमेंट इसलिए कर पा रही है कि उसके पास क्या है, उसके पास ऑर्डिनेंस की पावर है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स कच्चा कानून। मतलब पार्लियामेंट में लागू होने के पहले भी अगर कोई कानून जो है सरकार लागू करना चाहे, इंप्लीमेंट करना चाहे, तो सरकार उसको ला सकती है। पर ऐसा कानून जो है 6 महीने 6 हफ्ते इसके भीतर में पार्लियामेंट से पास हो जाना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो रद्द हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये 6 महीने 6 हफ्ते क्यों? सो फ्रेंड्स इसमें भी बहुत डेप्थ है, समझेगा। पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मेरी मैक्सिमम गैप जो हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। साल में पार्लियामेंट के कम से कम 2 सेशन लगना ही चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। 6 महीने में मान लो पार्लियामेंट की एक बैठक लगी 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक क्या होगा, आपका कच्चा कानून जो है लागू रह सकता है। अब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद कहा जाता है कि 6 हफ्ते के अंदर कोई भी बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट नॉर्मली हो जाता है। तो इसीलिए 6 हफ्ते और दिए गए हैं कि पार्लियामेंट जो है उसके चालू होने के बाद, सेशन के चालू होने के बाद 6 हफ्ते में ये क्या हो जाना चाहिए, लागू हो जाना चाहिए। सो इस तरह एक ऑर्डिनेंस को, कच्चे कानून को मैक्सिमम टाइम जो मिलता है कि पार्लियामेंट के बिना वो लागू रह सकता है, वो है फ्रेंड्स 6 महीने 6 हफ्ते। आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट समझिए कि जो प्रेसिडेंट है वो समय समय पर कई सारी रिपोर्ट्स जो है पार्लियामेंट में सबमिट करने का काम करता है। अब रिपोर्ट्स करता है सबमिट, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स समझिएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनती है, तो आप कहोगे लोकसभा, सर राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं कि क्या यही लोग बस देश चलाते हैं? इनके अलावा कानूनन काम और किसी के नहीं होते हैं? डेफिनेटली नॉट। भाई देश जो है कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर चलाती हैं। फॉर एग्जांपल सीएजी का अपना खुद का एक ऑडिटिंग का डिपार्टमेंट है। फाइनेंस कमीशन का एक अपना पूरा डिपार्टमेंट है जो 5 साल की पूरी क्या करता है, प्लानिंग करता है। भाई यूपीएससी एक अपने आप में एक डिपार्टमेंट है जो आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स कैसे होंगी, गवर्नमेंट जॉब किस तरह से रेगुलेट होगी जो गवर्नमेंट जॉब है उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे। इसके अलावा हमारी बैकवर्ड क्लासेस एससी और एसटी, इनके लिए भी नेशनल लेवल की कमीशंस बनाई गई है जो एससी और एसटी और ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और उनके फेवर के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए उसके लिए क्या करती है, डीप डेप्थ स्टडी करती है और स्टडी कर कर अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को देना चाहती है। पर एक मुझे बात बताइए, ये बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन हो, यूपीएससी का कमीशन हो, फाइनेंस कमीशन हो या ऑडिटिंग डिपार्टमेंट हो या फिर 112 वाला हमारा क्या कहते हैं बजट हो, मुझे बताइए ये सब चीजें जो हैं, क्या बजट को हटा दीजिए, ये सब चीजें जो हैं ये जो लोग बना रहे हैं क्या ये लोग पार्लियामेंट का हिस्सा है? डेफिनेटली नॉट। जब ये पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है तो मुझे बताइए क्या ये पार्लियामेंट में एंटर हो सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। तो जब ये पार्लियामेंट में एंटर नहीं हो सकते तो ये अपनी बात पार्लियामेंट को कैसे कहेंगे? सो उसी के लिए क्या करा गया फ्रेंड्स, ये बात जोड़ी गई है जिससे प्री में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूपीएससी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में कौन सबमिट करता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सारी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट सबमिट करता है क्योंकि वो क्या है, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो इस तरह से ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा कुछ बिल्स ऐसे होते हैं
जिसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जो है वो लगती है। अब प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगती है का मतलब क्या है? अब फ्रेंड्स मैंने देखा है लोग रट्टा मार के जाते हैं कि जब भी मनी बिल आता है, मनी बिल मतलब ऐसा कोई सा भी कानून जिसमें पैसे की बात हो रही हो, एग्जाम्पल आप चाहो तो बजट तक कह सकते हो, बजट तक इवन क्या है, एक प्रकार का मनी बिल ही है। या फिर किसी स्टेट के फॉर्मेशन के लिए अगर कोई बिल आता है तो उनमें प्रेसिडेंट का स्पेशली रिकमेंडेशन लगता है। पर इसका मतलब क्या है? तो फ्रेंड समझिएगा, इसका मतलब यह है कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, सरकार कर सकती है। मुझे बताइए कोई ऐसा बिल लाना है जिसमें पैसे की बात हो रही है, या फिर हमें अपने दो किसी एक मध्य प्रदेश जैसे राज्य के टुकड़े करना है, तो मुझे बताइए ऐसी पावर अपोजिशन को मिलनी चाहिए कि सत्ता दल को मिलनी चाहिए? डेफिनेटली ऐसी पावर अपोजिशन को नहीं मिलनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसे बिल्स जो होते हैं इनमें क्या कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगा दी जाती है। क्यों लगा दी जाती है समझेगा, प्रेसिडेंट को आदेश सिर्फ कौन दे सकता है, गवर्नमेंट दे सकती है। तो अगर वो बोल रहे हैं प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, इस बिल को ला पाएगी। तो पैसों से रिलेटेड कोई भी बिल या फिर किसी स्टेट के फॉर्मेशन का बिल, यानी दो राज्यों के टुकड़े करने का बिल, ये सिर्फ कौन ला सकता है? ये सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन यानी सरकार के कहने पर ये पार्लियामेंट में बिल पेश किए जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो तो शशि थरूर जी तो पागल कर देंगे। भाई शशि थरूर जी जो है वो तो बकायदा आए दिन कहेंगे इनके लिए ये बिल लाओ, इनके लिए वो बिल लाओ। आखिर कॉमर्स का उन्हें काफी गहरा नॉलेज है, हम सब ये समझते हैं। तो उससे पार्लियामेंट का समय जाया होगा। अब इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है उनके पास कई सारी फाइनेंशियल पावर्स होती है फ्रेंड्स। अब फाइनेंशियल पावर क्या होती है समझेगा, जैसे बजट। अब जब हम बजट पढ़ेंगे तब आप समझोगे कि भाई जो सूटकेस रहता है बजट का, वो तो कौन लेके जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो है, सीताशरण जी जो है, वो पार्लियामेंट में लेके जाती है। पर बजट जो है वो असल में किसके नाम पे पेश किया जाता है? तो बजट जो है प्रेसिडेंट के नाम पे पेश किया जाता है। सर क्या बोल रहे हैं आप, कुछ समझ नहीं आ रहा? तो समझिए फ्रेंड्स, मंत्री संतरी कोई भी क्या कहते हैं बजट पेश करे, पर नाम तो राजा का होना चाहिए ना। और हमारे देश का राजा कौन है? प्रेसिडेंट है। तो बजट जैसा डॉक्यूमेंट जिसमें पैसे की बात होती है वो किसके नाम पर आता है? राजा जी प्रेसिडेंट के नाम पर ही आता है। इसके बाद आपने मनी बिल वाला तो अभी समझ ही लिया है। अब आइए थर्ड पे, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। कई बार क्या होता है, आपात जैसी कंडीशंस आ जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, सो ऐसे में इमिडिएटली पैसे की जरूरत होती है। तो उसके लिए आर्टिकल 267 में एक कंटिजेंसी फंड बनाया गया है जो कि 500 करोड़ रुपए का रहता है। इस फंड से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की कोई अनुमति की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप समझिए इमीडिएट पैसे की जरूरत है। अब ऐसे में लोगों की जान जा रही है, तो पार्लियामेंट में वोटिंग तो करेंगे नहीं कि यार भाई लोगों को पैसा देना है, भेजें कि नहीं भेजें, 500 नहीं 200 भेज दो, 500 ज्यादा हो जाएंगे। तो आप समझो बिल्कुल सही नहीं लगेगा। तो इसलिए प्रेसिडेंट के हाथ में इस फंड की पावर दी गई है कि वो 500 करोड़ रुपए इमीडिएटली खर्च करवा सकता है अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट हो तो। और आप समझ ही चुके हैं प्रेसिडेंट खर्च करवा सकता है का मतलब गवर्नमेंट करवा सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट इस फंड का इस्तेमाल कब करेगा, जब उसको गवर्नमेंट कहेगी। उसी तरह से एक चीज होती है डिमांड फॉर ग्रांट। अब फ्रेंड्स इकोनॉमी आपका चल रहा है तो आप महेंद्र सर से भी डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में पूछ सकते हैं। वहां पर बकायदा ये चीज डिटेल में डिस्कस होती है, क्योंकि ये बजट का इकोनॉमी का कहीं ना कहीं क्या है पार्ट है। बट इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिमांड फॉर ग्रांट जब हम बिल्स पढ़ेंगे तब आप समझोगे डिमांड फॉर ग्रांट मतलब पैसों की मांग। पार्लियामेंट से अगर आपको पैसों की मांग करना है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी। पीछे हमने समझा ही अभी कि पैसों की कोई भी बात हो तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना नहीं हो पाएगा।
और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मतलब वापस से बोल रहा हूं गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन क्या होती है ये तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है हमारा जुडिशियल पावर्स। सो फ्रेंड्स ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि प्रेसिडेंट के पास इवन जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। अब आप कहोगे सर जुडिशियल पावर कैसे होती है? तो फ्रेंड्स याद करिएगा, सबने कहीं ना कहीं सुना होगा कि कसाब जैसा मुजरिम भी क्या कर रहा है, भारत की चार दीवारी में बकायदा चिकन तोड़ रहा है, तो उसको अभी तक फांसी नहीं दी गई है। तो उसकी वजह क्या है फ्रेंड्स? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, जिसमें ये बात कही गई है कि किसी को अगर फांसी की सजा भी दे दी जाए तो वो प्रेसिडेंट से अपील कर सकता है कि उसे क्या करा जाए, उसे माफी दी जाए। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर जुडिशरी ने जब सजा दे दी तो उसको इस तरीके से हम बेइज्जत क्यों कर रहे हैं, मैं कहूंगा। तो भाई आप समझिएगा, ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि लॉ जो है उसको रेगुलेट करने वाले भी कहीं ना कहीं क्या है, इंसान है। और इंसान फ्रेंड्स क्या करता है, इंसान गलती करता है। तो अगर कभी किसी बेगुनाह को सजा दे दी जाए, सो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, लॉ के भी अगेंस्ट जाकर उस व्यक्ति को कंप्लीटली उसकी फांसी तक की सजा फ्री कर सकता है, जिसको हम पार्डनिंग पावर कहते हैं। पर फ्रेंड्स ऐसा बहुत टफ सर्कमस्टांसेस में किया जाता है। नॉर्मली प्रेसिडेंट इन पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आप समझिए ये कहीं ना कहीं जुडिशरी के क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। पर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 72 में दिया है, और इससे बहुत सारी एग्जाम्स क्वेश्चन पूछती हैं कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के नाम बताइए, प्री में क्वेश्चन आता है। और सेकंड, प्रेसिडेंट की जो जुडिशियल पावर्स है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। अब पार्डन के बाद फ्रेंड्स सेकंड आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का सीधा सीधा मतलब यह है कि मान लीजिए आपको कठोर कारावास दिया गया है। कठोर कारावास मतलब आपको काल कोठरी में अकेले सड़ना है, ठीक है। अगर आपने फिल्म्स देखी हो तो पुरानी कई सारी फिल्म्स में बोला जाता है कालिया के लिए, अक्षय कुमार नहीं, अमिताभ बच्चन के लिए, कि कालिया को काल कोठरी में डाल दो। और फिर अमिताभ बच्चन अपना फेमस डायलॉग देते हैं कि कोई जंजीरें कोई कैद कालिया को कैद नहीं कर सकती, इसकी भुजाओं का फौलाद कोई पिघला नहीं सकता, एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो काल कोठरी से सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी कि अगर हम बात करें आम लोगों ना, आम जेल जो होती है, मतलब आपके बगल में भी खूब सारे कैदी वगैरह बैठे रहते हैं, उसमें कन्वर्ट कराया जा सकता है। मतलब अपने पनिशमेंट की डिग्री को कम कराया जा सकता है। थर्ड होता है फ्रेंड्स इसमें रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है जिसमें टाइम क्या कर दिया जाए, वापस से डिसाइड करा जाए। अगर आपकी 5 साल की जेल है तो उसको क्या करा जाए, 10 साल की जेल है तो उसको क्या करा जाए, घटा के 5 साल कर दिया जाए। फिर उसके बाद चौथा होता है रेस्पाइट। रेस्पाइट में भी क्या करा जाता है, पनिशमेंट ही कम करा जाता है। पर ये पनिशमेंट कोई स्पेशल फैक्ट के कारण होता है। जैसे मान लीजिए महिला जो है वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उनकी सजा कम कर दी जाएगी। अगर व्यक्ति बूढ़ा है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। या फिर मान लीजिए आपको जेल हुई, और जेल होने के 2 महीने बाद आपको पता पड़ता है कि बधाई हो, आपको जेल के साथ साथ कैंसर भी हो गया है। सो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट चाहे तो सजा कम कर सकता है कि बेचारे को एक परमानेंट सजा मिल चुकी है, तो हम अपनी वाली सजा थोड़ी सी क्या कर दे, कम कर दे। फिर फाइनली लास्ट वाला आता है रिप्राइव। ये अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, पुरानी पिक्चरों में बहुत इस्तेमाल होता था कि जज साहब फांसी रुकवा दीजिए, मैं प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से मंजूरी ले आया हूं कि मेरा भाई जो है उसको जो फांसी दी जा रही है वो पूरी तरह से सही नहीं है। इस केस में और भी कुछ पहलू हैं जिन पे नजर डालना जरूरी है, क्योंकि हमारा कानून भी कहता है 100 गुनेगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस ये असल में प्रेसिडेंट की रिप्राइव की पावर है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसे अगर लग रहा है कि ये व्यक्ति हो सकता है कि बेगुनाह प्रूव हो जाए, सो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, आपकी सजा जो है उस पर कुछ समय के लिए रोक लगवा सकता है, उसको कुछ समय के लिए रुकवा सकता है।
अब फ्रेंड्स इसके बाद आता है डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स को जरा फ्रेंड्स समझेगा। डिप्लोमेट, अब डिप्लोमेट वर्ड से आप क्या समझते हैं? अब फ्रेंड्स समझिएगा, डिप्लोमेट वर्ड का मतलब जैसे मान लीजिए चाइना है और हमारी एक कंट्री है इंडिया। अब चाइना और इंडिया की अगर हम बात करें तो इन दोनों के रिलेशंस फिलहाल बहुत खराब है भाई, बहुत ही ज्यादा खराब है। इतने खराब है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चाइना की लैंग्वेज तक को हमने क्या कर दिया है, बॉयकॉट कर दिया है। फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाना चाह रहे हैं हम, पर उसमें चाइनीज सिखाना नहीं चाह रहे हैं, इतने खराब है। तो चाइना और इंडिया, इनके बीच में अगर रिलेशन सुधारना है तो ये काम कौन करेगा? ये काम चाइना और इंडिया के एम्बेसडर्स करेंगे, जो कि क्या है, डिप्लोमेट की तरह काम कर रहे हैं। भाई चाइना का एम्बेसडर इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया का एम्बेसडर जो है वो चाइना में काम कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों ये काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का इनका क्या रहेगा, काम रहेगा। तो ये जो डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, ये प्रेसिडेंट के पास भी होती है। समझिएगा, प्रेसिडेंट हमारा क्या है, राजा है। सो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो वो कौन करेगा, रामनाथ कोविंद जी करेंगे। भाई सारा काम उन्हीं के तो नाम पे होता है। इसके अलावा अगर हमारी कंट्री में अगर एम्बेसडर्स का अपॉइंटमेंट करना है तो वो भी कौन करेगा, भाई प्रेसिडेंट ही करेंगे। भाई हमने अब भी समझा, सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो एम्बेसडर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा हमने समझा था सारा काम किसके नाम पे होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट भी किसके नाम पे साइन होंगे, प्रेसिडेंट के ही नाम पे साइन होंगे। हाँ वो अलग बात है, अप्रूवल पार्लियामेंट देगी, ठीक है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प जी आए, तो ट्रम्प जी अगर आएंगे तो उन्हें लेने कौन जाएगा, भाई उन्हें लेने प्रेसिडेंट जाएंगे। ये प्रोटोकॉल है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो बीच में पेपर में खबरें भी आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और बकायदा वो प्राइम मिनिस्टर को लेने पहुंच गए। तो वो खबरें यहीं से पैदा होती हैं कि बड़े डिप्लोमेट्स एम्बेसडर वगैरह को लेने जाना असल में किसका काम है, प्रेसिडेंट का काम है। आप समझिए, अगर दूसरे देश का असली वाला राजा आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, और उनको आप सोचिए एक छोटे मोटे मिनिस्टर को या एक छोटे मोटे व्यक्ति को आप लेने पहुंचा देते हैं, तो वो क्या कहेंगे, हमारी तो बेइज्जती हो गई। मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट और मुझे लेने आया एक छोटा सा मिनिस्टर, वापस चलो, वापस अमेरिका चलो। तो ऐसा ना हो इसके लिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट आप जाइए, प्राइम मिनिस्टर जी आप तो वैसे ही बहुत बिजी हैं, आपको देश चलाना है। प्रेसिडेंट जी आप बहुत फ्री हैं, आपको जगह जगह अपनी मुंह दिखाई करना है। तो जाइए राजा के तौर पर प्रेसिडेंट को लेकर आइए, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आता है अगला, मिलिट्री पावर। सो फ्रेंड्स ये आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है या इंडिया चाइना का वॉर होता है, सो उस समय तीनों सेना के जो कमांडर्स रहते हैं, तीनों सेना मतलब भाई आर्मी, इसके अलावा हमारी नेवी, जल थल वायु, बड़ा अच्छा लगता है हिंदी में, आर्मी, आर्मी के अलावा हमारा नेवी, और नेवी के अलावा हमारी एयरफोर्स। इन तीनों के साथ कौन बैठा होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, आपको कई बार दिखेंगे कौन बैठे होते हैं, प्रेसिडेंट बैठे होते हैं। तो वो क्यों बैठे होते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो तीनों फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं, ठीक है। और इनको अपॉइंट भी कौन करते हैं, सुप्रीम कमांडर्स को, सॉरी सुप्रीम कमांडर को नहीं, इन तीनों सेनाओं के जो कमांडर हैं उन्हें अपॉइंट कौन करते हैं, उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ऑब्वियसली क्लियर है, एग्जीक्यूटिव पावर में अभी समझाया ही था। पर इसमें एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम वॉर डिक्लेयर करते हैं या फिर हम पीस डिक्लेयर करते हैं, तो ये काम असल में कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट ही क्या करता है, तीनों सेना के प्रमुखों को आदेश देता है कि पाकिस्तान से जंग छिड़ चुकी है, सेना टुकड़ी को इकट्ठा कीजिए और धावा बोलिए। ऑफ कोर्स खुद से नहीं करता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सलाह रहती है उस पर ही करता है। अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का मैं हिंदी वर्ड मुझे बड़ा सही लगता है, विवेक वाली शक्तियां, मतलब अपनी स्वयं की बुद्धि से प्रयोग करना। तो समझेगा फ्रेंड्स, हमने अभी तक जितनी भी पावर्स देखी हैं, कहीं ना कहीं वो सारी पावर्स का इस्तेमाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे किया जाता है। पर प्रेसिडेंट के पास मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये प्रेसिडेंट के पास एक ऐसा पॉइंट भी है
जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। ऐसी पावर्स जिनको प्रेसिडेंट अपनी खुद की इच्छा से क्या करता है, इस्तेमाल करता है। अब फ्रेंड्स इसको डिटेल में तो हम अपनी मेंस की क्लासेस में समझेंगे, बट मैं अभी के लिए आपको एक पॉइंट बस समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा माइंड में क्लियर हो जाए और आप बुक्स वगैरह पढ़े तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अब फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, जैसा मैंने आपको समझाया था 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उनकी बीजेपी पार्टी को कांग्रेस से भी कम क्या सीटें जो है मिली थी, कांग्रेस से भी कम सीटें मिली थी। बट उसके बावजूद, सॉरी 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 मैंने गलत बोल दिया, 1996 के इलेक्शन तक अगर हम बात करें, पूरा एनिमेट करो जो मैंने अभी 2 मिनट में बोला है। 1996 के इलेक्शन तक अगर हम बात करें तो लगातार पार्टी किसकी बनी थी, कांग्रेस की बनी थी। 1996 तक सिर्फ एक बार जनता दल की पार्टी बनी है। 1970 अगर हम बात करें 19 नहीं नहीं 2 बार बनी है, रुको रुको पूरा एलिमिनेट वापस से बोलता हूं, मैं थोड़ा सा खो गया था। जनता दल की एक बार पार्टी बनी है और एक बार जनता पार्टी बनी है। तो 2 बार जो है अलग पार्टीज ने क्या करा है, कांग्रेस के अलावा सरकार बनाई है, पर उन दोनों ने ही अपने 5 साल के टेन्योर जो है कंप्लीट नहीं करे हैं। एक बार 1977 में और एक बार 1989 में। उसी तरह की कंडीशन 1996 में भी बनी थी। भाई बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर थी और उसमें बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली थी। पर जो प्रेसिडेंट थे वो असल में शंकर दयाल शर्मा जी थे, जो कि अपॉइंट किए गए थे पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो माना जा रहा था कि भले ही कांग्रेस की सीटें कम है, पर उसके बावजूद क्योंकि उन्हें कांग्रेस ने अपॉइंट किया है तो वो कांग्रेस को ही क्या करेंगे, सरकार बनाने के लिए न्योता देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सबको हैरान करके सरकार बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया और कहा कि पार्लियामेंट में किसी भी हाउस के पास कंप्लीट मेजोरिटी नहीं है। ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि सरकार बनाने का मौका किसको मिलेगा, और ये मौका उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया। तो ये उनकी क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है जिसमें कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, पर यह मत समझिए कि सरकार बन जाएगी। पार्लियामेंट में आपको प्रूफ करना पड़ेगा, सदन के पटल पर, फ्लोर पर आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा कि आपके पास लोकसभा जो है उसकी 545 में से एग्जैक्ट हाफ सीटें 272 जो है आपके फेवर में। अगर 272 आपके फेवर में नहीं है तो वही होगा जो 1996 में अटल जी के साथ हुआ, जुमला चल पड़ेगा 13 दिन के प्रधानमंत्री, जो कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। और बाकी के पॉइंट्स हम फ्रेंड्स मेंस की क्लासेस में क्लियर करेंगे। बस मैंने आपको नोट्स में दे दिया ताकि आपके माइंड में एक अच्छा फ्रेम जो है सेट हो जाए। तो कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिए।